This call is now being recorded. This call is now being closed. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको ताए खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन वो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जो उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो इसको वीडियो को देखेंगे, वीडियो को ज्वाइन करेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा,
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ट्रीटाइज 7 जो हमारा बेसिक हमारा मेन ट्रीटाइज 7 है चाइनीज में, TCM में, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 9 तक उसमें मुख्य रूप से है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। इसमें हम 7वां चैप्टर हमारा है डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स, यानी शरीर में रक्त है, तरल है और जिसको हम ची बोलते हैं ऊर्जा है। तो 3 चीजों का है, उसी कॉम्बिनेशन पे हमको बीमारियां होती हैं। तो उन्हीं पर चर्चा करने के लिए पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत, और उनको क्लास हैंडओवर कर रहा हूं। मैं इस चैप्टर को शेयर कर दे रहा हूं। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि सर ने बताया, ट्रीटाइज 7 चैप्टर 7 डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसका पेज नंबर है 83। तो हम पहले ये जान लेते हैं सबसे पहले फ्लूइड्स होते क्या हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स 2 तरह के होते हैं, उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फ्लूइड्स होते हैं, एक उनको हम लिक्विड कहते हैं। तो फ्लूइड्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और इन होते हैं उसको, और लिक्विड होते हैं। एक तो फ्लूइड होते हैं और उसको बॉडी फ्लूइड्स को फ्लूइड और लिक्विड 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। फ्लूइड्स थिन होते हैं, बहुत लिक्विड ही होते हैं, और लिक्विड जो होते हैं वो थिक फ्लूइड्स होते हैं। तो जो बॉडी फ्लूइड जो कि पूरे हमारे बॉडी में फैले हुए होते हैं, हमारी स्किन और मसल्स के बीच में फैले हुए होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, स्किन और मसल के बीच में जो जगह होती है, उसमें जो फैले हुए होते हैं और पसीने के रूप में बाहर आते हैं, उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। और लिक्विड वो होते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाना हमारी बॉडी में एंटर करता है, जो बहुत अच्छे से ऊर्जा मिलती है हमें, ऊर्जा सही मात्रा में होती है, तो फ्लूइड हमारे बोन्स में ओवरफ्लो होते हैं और उनको बैंड करने के लिए हम बैंड कर पाते हैं और ब्रेन को टोनिफाई कर पाते हैं, मैरो को उससे ताकत मिलती है, स्किन को मॉइस्चर मिलता है उससे। ये जो चीज होती है लिक्विड्स होते हैं। फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं बिल्कुल, और लाइट होते हैं वेट में, और थिन होते हैं, वाटरी होते हैं, और वो हमारी डिफेंस की के रूप में बाहर की तरफ में सर्कुलेट करते हैं। वो हमारे थोड़ा तेजी से, क्योंकि थिन होते हैं तो थोड़ा क्विकली, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और वो हमारे लंग्स के कंट्रोल में होते हैं, जो कि स्किन के चारों में स्किन से फैला होता है, पूरी बॉडी में स्किन के थ्रू फैला होता है। और अपर बर्नर जो होता है वो जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन और मूवमेंट के लिए, स्किन के ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए कंट्रोल में होता है, उससे वहां पर वो स्किन के थ्रू पूरे में फैले होते हैं। देयर फंक्शन इज टू, उनका फंक्शन जो होता है, कार्य जो होता है, वो हमारे मॉइस्चर करना होता है, बॉडी को, स्किन को, सबको मॉइस्चर मॉइस्चर देना होता है, और वो नरिश करना होता है स्किन को और मसल को। फिर पसीने के रूप में ये बाहर आते हैं। पसीने के अलावा ये आंसू, सलाइवा, म्यूकस, इसके रूप में भी हम उसको बाहर निकालते हैं। और इनका दूसरा फंक्शन है, एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है, ये फ्लूइड्स, ये ब्लड का पार्ट होते हैं। ये थिन होते हैं, ब्लड को दे दी फ्लूइड थिन द ब्लड को थिन करते हैं, पतला करते हैं, और प्रिवेंट इट्स स्ट्रेसेस, उसको रोकने से उसकी रक्षा करते हैं। फिर है लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं और वो डेंस होते हैं, और वो हमारे न्यूट्रिटिव की अंदर की तरफ न्यूट्रिटिव की के रूप में सर्कुलेट होते हैं, और वो थोड़ा सा इसके हमारे फ्लूइड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लोली मूव करते हैं, और वो हमारे स्प्लीन के कंट्रोल में होते हैं, स्प्लीन और किडनी के कंट्रोल में होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और वो मिडिल और लोअर बर्नर के कंट्रोल में होती है। उनके मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट और एक्सक्रेशन होता है, वो जो लोअर बर्नर होता है उनके कंट्रोल में होता है। फिर उनका फंक्शन जो होता है, वो उनका हमारे जॉइंट्स को, स्पाइन को, ब्रेन को और बोन मैरो को, उनको मॉइस्चर देना होता है, उनको मॉइस्चराइजर देना, नरिशमेंट करना उनका होता है। और वो हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं, जैसे आईज, ईयर, नोज और माउथ, उनको भी लुब्रिकेशन देते हैं। अब हम आते हैं मैंने एक उसमें अपने ग्रुप में, सेमेस्टर 2 वाले ग्रुप में एक फिगर भेजा है।
तो आप लोग उसको खोल के बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसको उस फिगर से थोड़ा सा रिलेट करना चाह रही हूँ कि जब हम भोजन से हम फूड और ड्रिंक लेते हैं, भोजन से हम क्या लेते हैं, खाना और पीना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन में जाने के स्टमक स्प्लीन में जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट में एक तो प्योर पार्ट और एक इम्प्योर पार्ट। तो इसका जो फिर उसका प्योर और इम्प्योर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इम्प्योर पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम जानते हैं कि अच्छा और बुरा, उनको नकली असली सबको अलग-अलग करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इम्प्योर पार्ट आता है उसमें से भी ये एब्ज़ॉर्ब करके प्योर इम्प्योर दोनों 2 भाग में वहाँ पर भी डिवाइड कर देती है। फिर ये इम्प्योर पार्ट जो होता है हमारा, वो एलआई में चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये कहाँ वापस से प्योर भेजा किसमें है ये नीतू? सर सेमेस्टर 2 वाले में भेजा है मैंने अभी भी भेजा है सर। अच्छा, और लोगों को दिखाई पड़ रहा? गौंडे जी देखिए जरा, स्टडी स्टडी ग्रुप में ना, नहीं सर स्टडी। नहीं सर, हमारे सेमेस्टर 2 वाले ग्रुप में जो जिसमें आपने लिंक भेजा है। अच्छा, उसी में। ओह, जी ठीक सर। है, ठीक। अच्छा, जी सर, ऑनलाइन में। इसी में भेजा है। हाँ ठीक है, जी, जी सर। ऑनलाइन इसी वाले में में। भेजा है। हाँ जी, जी सर। हाँ मिला सर। हाँ, मिल गया। हाँ, तो यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो प्योर पार्ट होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और जो इम्प्योर पार्ट होता है वो स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हमारी बॉडी जो हम भोजन लेते हैं उसका कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं जाने देती, उसमें से सब पार्ट हम जानते हैं कि रीअब्सॉर्ब करती रहती है और जो बिल्कुल वेस्ट पार्ट होता है वो स्टूल और यूरिन के रूप में निकल जाता है। अब हमने खाना लिया, स्टमक और स्प्लीन में गया। तो स्टमक से तो ये इसका प्योर इम्प्योर पार्ट में बढ़ गया। अब जो स्प्लीन जो डिवाइड करती है, उसका जो प्योर फॉर्म होता है, वो बेस्ट प्योर पार्ट होता है। स्प्लीन क्योंकि अपनी एनर्जी को लंग्स की ओर भेजती है, तो लंग्स से वो प्योर पार्ट का एक भाग स्किन और मसल को नरिश करने में चले जाता है। इसे हम डिफेंसिव की कहते हैं, क्योंकि जो लंग्स में जाती है उसे हम डिफेंसिव की कहते हैं, जो स्किन के नीचे प्रोटेक्टिंग का काम करती है। ये एक्सटर्नल जो पैथोजन होता है, उससे हमें डिफेंड करती है। और उसका दूसरा पार्ट जो होता है, यहाँ से स्प्लीन से एक पार्ट तो लंग्स में चले जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है उसका, वो नीचे की ओर किडनी में चले जाता है। किडनी में जाकर ये किडनी में किडनी एसेंस हमारा प्योरेस्ट पार्ट होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। हम जानते हैं ये बात कि किडनी को जितनी आवश्यकता होती है उतना तो वो रख लेता है, उतना पार्ट रख लेता है। जैसा कि सर ने बताया था कि जैसे हम मानव में प्रकृति नहीं है, लेकिन बॉडी प्रकृति है कि जितना आवश्यक है उतना ही रखती है वापस, और उतना रख के और जो बचता है वापस भेज देती है। तो किडनी को जितनी आवश्यकता होती है उतना पार्ट रखकर फिर वापस उसे लंग्स में भेज देती है। लंग्स में जो जाता है वो वेपर के फॉर्म में लंग्स को मॉइस्चर देता है, और बाकी का पार्ट जो होता है वो इसका यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है। इसलिए ब्रीदिंग में हम लंग्स और किडनी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमने देखा था कि जो इम्प्योर पार्ट होता है वो तो एलआई में चले जाता है, और एलआई का में प्योर पार्ट एब्सॉर्ब होके जो इम्प्योर होता है वो स्टूल के रूप में निकल जाता है। अब ऐसा ही से जो प्योर पार्ट होता है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इसे वापस से प्योर और इम्प्योर में डिवाइड करती है। प्योर पार्ट को ये स्किन और मसल को नरिशमेंट करने के लिए भेज देती है, और इम्प्योर पार्ट यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब प्योर पार्ट का कुछ पार्ट हमारा स्वेट के रूप में भी निकल जाता है, वो स्किन को नरिशमेंट देता है और फिर स्वेट के रूप में निकल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को हम जानते हैं कि कोल्डनेस एनर्जी है, तो यूरिनरी ब्लैडर को प्योर इम्प्योर सेपरेट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि किसी को भी कार्य करने के लिए, हर ऑर्गन को कार्य करने के लिए हीट की जरूरत होती है। तो हीट की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसको यूबी को यह हीट कहाँ से मिलती है? अगर हम ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि किडनी में यांग एनर्जी होती है। तो जो किडनी की यांग एनर्जी होती है वो यूरिनल ब्लैडर को हीट देती है। तो अगर किसी को एक्सेस यूरिनेशन या क्लियर यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है किडनी यांग को इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है, किडनी यांग को एनर्जी कम मिल रही है। तो हम किडनी यांग को अगर ट्रीट करेंगे तो वो यूरिनेशन की प्रॉब्लम में उसको आराम मिलेगा। अब हम देखते हैं कि किडनी यांग जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी सेपरेट करने के लिए किडनी यांग की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि किडनी यांग स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे प्योर इम्प्योर पार्ट को अलग करती है।
तो वो जो अलग करती है उसको सेपरेट करने के लिए भी किडनी यांग से ही उसको एनर्जी मिलती है। लंग्स, स्प्लीन और किडनी, ये 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। प्योर फ्लूइड्स जो होते हैं जब ऊपर लंग्स की ओर जाते हैं तो स्किन के नीचे जाके मोशन देते हैं और कुछ फ्लूइड नीचे किडनी की तरफ भेज देते हैं। अगर हम देखते हैं कि 5D यानी कि ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट और ड्राई टंग, इसकी प्रॉब्लम होती है तो हमें लंग्स इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसे हम बुक में आगे पढ़ेंगे। अब लंग्स को अपर सोर्स ऑफ वाटर और किडनी को इसीलिए हम लोअर सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसका भी एक कारण यह भी हो सकता है कि लंग्स जो होती है वो एलआई को पूरा मॉइस्चर नहीं दे पा रही है। तो अगर वो मॉइस्चर नहीं दे पाएगी तो वो कॉन्स्टिपेशन उसका ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्टूल होगा। इसका मतलब क्योंकि लंग्स और एलआई हमारा पेयर ऑर्गन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स का हमारे दूसरे ऑर्गन के साथ क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्प्लीन हमारा मास्टर ऑफ लिम्फ होता है, लिम्फ का मास्टर होता है। ये इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन को और सेपरेशन में हेल्प करता है कि प्योर इम्प्योर पार्ट को अलग करने में हेल्प करता है। ये हमारे मतलब डायरेक्शन में हेल्प करता है कि मूविंग पार्ट कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, जो प्योर पार्ट है वो ऊपर जाना है और जो इम्प्योर पार्ट है वो नीचे की तरफ जाना है। जैसे कि हम वाटर सिस्टम देखते हैं कि ड्रेनेज का वाटर जो होता है बाहर चले जाता है और हमारा जो प्योर वाटर होता है वो हमारे टैंकियों में चले जाता है। तो इस तरह से जो हाउस में बॉडी सिस्टम होता है उसी तरह से हमारे बॉडी में ये सिस्टम होता है। लंग्स जो होता है, लंग्स के साथ ये होता है, लंग्स हमारा कंट्रोल करता है डिफ्यूजिंग, मतलब फैलाने के लिए प्योर पार्ट को, बॉडी फ्लूइड्स के जो प्योर पार्ट है उसको स्प्लीन और स्प्लीन की तरफ, स्प्लीन से स्पेस की तरफ, स्किन की तरफ फैलाने में हेल्प करता है। और वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में भी भेजता है। और लंग्स हमारा वाटर पैसेज भी कहलाता है। अब किडनी जो होती है वो वेपोराइज करती है, उड़ा देती है कुछ फ्लूइड्स को ऊपर की तरफ, वो रिसीव करती है और उनको भेज देती है ऊपर लंग्स की तरफ। जितना चाहिए उतना रख लेती है, बाकी ऊपर की तरफ लंग्स में वापस भेज देती है। उससे हमारे लंग्स को लुब्रिकेशन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है और वो हमारे लंग्स को ड्राई होने में हेल्प करती है, उससे रक्षा करती है। किडनी यांग हमारी क्या क्या काम करती है, ये हमारी हीट जो होती है, स्प्लीन को जो हीट चाहिए होती है, बॉडी फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म करने में जो हीट चाहिए होती है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हीट जो चाहिए होती है वो किडनी यांग से मिलती है। तो अगर किडनी यांग दिस रीजन अगर डेफिशिएंसी ऑफ किडनी यांग होगी, अगर किडनी यांग की डेफिशिएंसी होगी तो स्प्लीन यांग की भी डेफिशिएंसी होगी। हमें दोनों का ट्रीटमेंट साथ में देना चाहिए। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने देखा कि बॉडी फ्लूइड्स को सेपरेट करने में भी एनर्जी देती है। ये यूरिनरी ब्लैडर ये की देती है, यूरिनरी ब्लैडर को भी ये हीट देती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रिपल वार्मर को भी ये ट्रांसफॉर्म और एक्सक्रेशन के लिए एनर्जी देती है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा की और बॉडी फ्लूइड के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो की जो होती है, की और बॉडी फ्लूइड्स, ये बहुत तरह से आपस में रिलेशन होता है इनका। पहला तो की फर्स्ट की ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट। जो की होती है हमारी ट्रांसपोर्ट भी करती है और ट्रांसफॉर्म भी करती है फ्लूइड्स को, ये हमने की वाले लेसन में पढ़ा था। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट के बिना बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर और उससे स्वेलिंग आ सकती है और बीमारी आ सकती है। फिर सेकंड जो की होती है वो होल्ड भी करती है बॉडी फ्लूइड्स को, क्योंकि वो ब्लड को होल्ड करती है तो बॉडी फ्लूइड्स को भी होल्ड करती है। की अगर डेफिशिएंट होती है, कम होती है, तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, लीक आउट होने लगते हैं और वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उससे होने लगता है। तो इसका मतलब है किडनी की डेफिशिएंसी है। तो किडनी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें पसीना आने लगता है। लंग्स की डेफिशिएंसी तो हमें इसमें किडनी की डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी का हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज है तो हमें स्प्लीन की का भी इसके साथ में, स्प्लीन की डेफिशिएंसी का भी हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर थर्ड है इसमें, जबकि बॉडी फ्लूइड्स को प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, तो वो बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो की को नरिश करते हैं, नरिशमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर बॉडी फ्लूइड्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाए तो फिर पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, तो इसका मतलब की भी हमारी डेफिशिएंट हो गई है। तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से रिलेशन रखते हैं। अब हम हमारी बुक में आते हैं।
और एक एक पॉइंट और रह गया थोड़ा सा। फ्लूइड और बॉडी जो होती है वो हमारी एक दूसरे को नरिशमेंट देती है। बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो हमारे ब्लड को कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश करते हैं और उसको थिनर बनाते हैं, पतला बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि ये स्टेगनेट नहीं हो जाए एक जगह से। अगर ब्लड हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, तो उसको बॉडी फ्लूइड उसको हेल्प करते हैं उसको थिन बनाने में। फिर है न्यूट्रिटिव की जो होती है वो बॉडी फ्लूइड्स को सीक्रेट करती है। ये हमारी बॉडी के वेसल्स में एंटर करती है और ये ब्लड बनाने में भी हेल्प करती है। अगर बॉडी फ्लूइड्स हार्मोनाइज होते हैं, एक लय में होते हैं, तो वो दे टर्न रेड, तो वो उसको ब्लड को ट्रांसफॉर्म करने में और उसको रेड बनाने में भी हेल्प करते हैं। इस तरह से हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम हमारी बुक पे आते हैं कि इससे रिलेटेड हमें डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं। डिजीज एंड रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। हम जानते हैं कि शारीरिक द्रवों से संबंधित हम देखते हैं कि 3 तरह के रोग हो सकते हैं। या तो हम जानते हैं कि या तो डेफिशिएंसी हो सकती है, कि डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अगर बॉडी फ्लूइड्स मतलब लिक्विड डेफिशिएंट हो गए तो उसका मतलब है सूखापन हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी। अगर ज़्यादा हो गए, एक्सेस हो गए तो हमें सूजन आ जाएगी। कहीं अगर बॉडी फ्लूइड्स इकट्ठे हो गए तो वो स्वेलिंग के रूप में हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे, स्वेलिंग आने लग जाएगी और एक बलगम बनने लग जाएगा। बॉडी फ्लूइड्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ये बलगम बलगम बनाने लगते हैं। तो डेफिशिएंट हम सबसे पहले डेफिशिएंट की बीमारियों को देखते हैं कि हम जानते हैं बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, इनका ही एक रूप होते हैं, इन नहीं होते, इनका एक रूप होते हैं, जैसा कि हमने सर ने समझाया है। अगर इन कम हो जाता है तो बॉडी फ्लूइड की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और शरीर में ड्राइनेस हो जाएगी। और हम जानते हैं कि बॉडी में पानी की कमी, लिक्विड की कमी, इस तरह से ड्राइनेस होने लग जाएगी। बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, डायरिया हो जाएगा तो भी फ्लूइड्स कम हो जाएंगे। निकलने लग जाएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाएंगे। ब्लड और दूसरी बॉडी फ्लूइड्स रक्त का आदान प्रदान कर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी कारण से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए, किसी को चोट लग जाए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। शरीर में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी 4 प्रकार की होती है। या तो लंग्स की डेफिशिएंसी, लंग्स में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाए, स्टमक में हो जाए, किडनी में हो जाए या लार्ज इंटेस्टाइन में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाए। अगर लंग्स में होता है तो एलआई भी बीमार हो जाती है, क्योंकि लंग्स और एलआई पेयर ऑर्गन है। अब लंग्स में हम देखते हैं, लंग्स में अगर बॉडी फ्लूइड्स की कमी होती है तो जैसा कि अभी हमने देखा कि उसको 5D मतलब ड्राई, 5 ड्राई सिंड्रोम सिम्टम्स कहते हैं। तो इसके लिए ड्राई 5D मतलब ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट और ड्राई टंग। तो ये 5 चीजें ड्राई होने लग जाती है, सूखने लग जाती हैं। तो इसका मतलब है डिफेंसिव की जो होती है हमारी लंग्स की, और लंग्स की इनडेफिशिएंसी, तो इसका हमें ट्रीटमेंट इसमें देना चाहिए। तो इसके लिए हम LU9, SP6, K6, CV4 और CV12 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इसमें SP6 हम जानते हैं ब्लड का ही पॉइंट है, और CV12 पूरी बॉडी को हार्मोनाइज, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को भी, CV12 बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर शरीर में हमारे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की डिसहार्मोनी होती है तो उसको ठीक करने का ही बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन स्टमक। अगर स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स कम हो गए तो स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स के लिए कम के लिए हमें सर ने बताया था कि पानी बहुत पीना चाहिए। मतलब हमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, जिससे कि स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी ना हो। अगर स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हुई तो स्टमक इनडेफिशिएंसी, इन मतलब इनका मतलब फ्लूइड्स कम हो रहे हैं तो इनडेफिशिएंसी हो गई, तो स्टमक में डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाएगी। बॉडी फ्लूइड जलने लगते हैं, क्योंकि इन कम हो गया तो बॉडी फ्लूइड जो होंगे वो जलने लगेंगे हमारे। इसमें जीभ हमारी ड्राई हो जाएगी, टंग ड्राई हो जाएगी, जीभ पर आड़े क्रैक भी आने लग जाएंगे और हमारे रोगी को, जो रोगी होगा उसको प्यास नहीं लगेगी। तो इसमें हम इसका जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो SP3, SP6, ST36, CV12 ये सारे पॉइंट हम टोन करेंगे। तो ST36 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। ST36 हमारे स्टमक की कोई भी बीमारी होती है तो हम SP6 और ST36 इन दोनों पॉइंट्स को यूज जरूर करते हैं। SP6 और ST36 का पॉइंट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है हमारे पेट की संबंधी बीमारियों में। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी। अगर किडनी में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई, अगर किडनी में इनडेफिशिएंसी होती है, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था इनडेफिशिएंसी का मतलब कि यांग बढ़ता नहीं है। मतलब जैसे एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है तो यांग तो यही है लेकिन इन कम हो गया, लगता ऐसा है कि यांग बढ़ गया लेकिन यांग बढ़ता नहीं है, तो उसे हम एम्प्टी हीट कहते हैं। यानी कि
लगता है ऐसा है कि गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी बढ़ती नहीं है, लेकिन वो लगता है क्योंकि इनडेफिशिएंट हो गया। तो इसको एम्प्टी हीट का हम कभी भी इनडेफिशिएंट आएगा तो इसका मतलब एम्प्टी हीट है। तो अगर किडनी इनकी डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी और ड्राइनेस हो जाएगी। तो कैसे होगा? रात को मुंह सूखेगा, गला भी सूखेगा, जीभ पर कोई लेयर नहीं होती। इसमें एक सिम्पटम होता है, जीभ पर कोई लेयर नहीं होती है और चाहे 3 दिन तक क्लीन ना करें, मतलब अगर जीभ पर कोई भी लेयर नहीं होती, अगर क्लीन ना करोगे तब भी वो लेयर नहीं दिखेगी। लेस यूरिनेशन, यूरिन कम हो जाता है, प्यास बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है। उसके लिए हम किडनी को टोन करते हैं तो K3 को टोन करेंगे, K3, K6, K9, K10 और SP6 और CV1 और CV4 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे किडनी इन डेफिशिएंसी के। ये बहुत अच्छे पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर लंग्स हमारा बॉडी फ्लूइड्स कम हो रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कमी होगी ही होगी। जब स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की कमी होगी तो उसके बाद में स्टमक से ही हमारा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भी बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी तो स्टूल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जल की कमी होने से स्टूल ड्राई हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मल त्याग करने में असुविधा हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे विटामिन जो होते हैं वो भी एलाई में ही बनते हैं, तो वो भी कम बनेंगे तो पोषण कम मिलेगा। पोषण कम मिलेगा तो अ, सारी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम SP6, ST36, CV4, K6 और Li2, इसमें भी SP6 और ST36 का कॉम्बिनेशन आया है, ये दोनों हम याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पेट संबंधी बीमारियों में ये हर जगह पे हम SP6 और ST36 इसका कॉम्बिनेशन जरूर देते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम टोन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग एडिमा। अब ये तो था हमारा डेफिशिएंसी था। अब हमारे बॉडी फ्लूइड्स अगर बढ़ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? तो अगर बढ़ जाते हैं कहीं पर इकट्ठा हो गया तो स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग हमारी 4 कारण से हो सकती है। स्प्लीन की में मतलब अगर कोई क्यों क्यों कहाँ कहीं पर इकट्ठा क्यों होते हैं, सूजन क्यों आती है? क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी फ्लूइड्स को बाहर नहीं निकाल पा रहे। ऑर्गन में एनर्जी की कमी हो रही है, वो बाहर नहीं निकाल पा रहे तो वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जो फ्लूइड बाहर निकलने चाहिए वो रुक गए, फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और एडिमा हो जाएगा। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, लंग्स की डेफिशिएंसी होती है। किडनी यांग हम जानते हैं, किडनी यांग बहुत सारे ऑर्गन्स को एनर्जी देती है, हीट देती है काम करने के लिए, जैसा कि अभी हमने देखा। अगर किडनी यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी हम एडिमा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और अगर एक तो तीनों का, और अगर तीनों ही डेफिशिएंसी हो गई, स्प्लीन, लंग्स और किडनी तीनों ही डेफिशिएंसी हो गई, तो भी फ्लूइड्स बढ़ जाएंगे और एडिमा हो जाएगा। अब स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण शरीर के जो हमारा बीच का पार्ट होता है, पेट वाला, स्टमक वाला पार्ट होता है, उस पर स्वेलिंग आती है, उसको हम जलोदर बोलते हैं। पेट फूल जाता है, जैसे कि भारी भारी हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है। तो एक जलोदर एक रोग होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट है SP3, SP6, ST36, UB20, UB21 और CV12। SP3, SP6, SP6 और ST36 और CV12 ये सारे पेट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट हैं। तो इन्हें हम, इन सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लंग्स की डेफिशिएंसी। लंग्स की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारे चेहरे पे, हाथों के ऊपरी भाग में स्वेलिंग आ जाती है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि लंग्स की जो प्रॉब्लम दिखती है वो चेहरे पर दिखती है। चेहरे पे अगर सूजन आती है तो चेहरे पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें लंग्स को जरूर देखना चाहिए। तो इसके लिए हम लंग्स की डेफिशिएंसी के हम LU7, LU9, ST36, GB12, UB13, CV6 ऊर्जा का सागर है, GB26 इन सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। कभी कभी एक्सटर्नल विंड, अगर एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हुआ है लंग्स पर, तो लंग्स की डेफिशिएंसी जो फंक्शन उसका है घट जाएगा, क्रिया घट जाएगी उसकी, और उसके कारण भी चेहरे और हाथों पे स्वेलिंग आएगी। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है कि एक्सटर्नल विंड कोल्ड, कई बार हमें फीवर आता है और एक्सटर्नल विंड कोल्ड के हमें ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, तो हम इसके लिए LU7, GB16, UB12 और LI4 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। सर इनको सेडेट करेंगे या टोन करेंगे? मैंने सेडेट लिख रखा है। हाँ ये अटैक, हाँ अटैक है तो सीडेट होगा। सेडेट अटैक सर है ना, मैंने, सर एक मैंने, सेकंड। आपने लिखवाया है कि, सर आपने लिखवाया है 2 दिन तक सेडेट करेंगे, उसके हाँ बाद में फिर पहले टोन करेंगे। शुरू में पहले ठीक है, जो है, क्योंकि अटैक अभी हुआ है तो शुरू में 2-3 दिन इसको आप सेडेट करिए, क्योंकि अभी तो ठीक है, एक्सटर्नल विंड का कोल्ड का अटैक हुआ है। और बाद में जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो जब आप, क्योंकि टोन करना पड़ेगा, हमेशा ये बताइए
कि जब भी एक्सटर्नल विंड कोल्ड का हम लोग अटैक होता है तो हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं सिडेशन का। तो सिडेशन होने पर अल्टीमेटली लंग्स की एनर्जी फिर घट जाएगी। तो इसलिए उसको बोल दीजिए जब ठीक हो जाए थोड़ा सा 2-3 दिन बाद तो उसको फिर टोन कर दीजिए। ठीक है, जी तो सर, ठीक है। फर्स्ट सिडेट देन टोन, मतलब जी सर, 2-3 दिन ठीक है। तक सिडेट करिए और 2-3 दिन बाद फिर टोन कर दीजिए, उसको जी बोल सर, दीजिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू नहीं तो सर। फिर वीक वॉइस हो जाएगी। जी सर। अब इसमें जो Li4 पॉइंट है वो हम वो कभी भी टोन नहीं होता है वैसे तो। तो वो ज़्यादातर एनाल्जेसिक पॉइंट है तो शेडेड होता है। तो Li4 को हम बाद में उसको शेडेड करेंगे। Li4 को हम टोन नहीं करेंगे। और Li4 पे हम पेन और फीवर के लिए ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। और Gb12 जो इसमें आया था ऊपर पॉइंट, वो Gb12 जो है हमारा सम्राट का खंभा कहलाता है। मतलब सम्राट मतलब हार्ट। तो शक्ति प्रदान करना है, शक्ति प्रदान करने के लिए Gb12 बहुत अच्छा पॉइंट है। अब नेक्स्ट है हमारा किडनी यांग की डेफिशिएंसी। अगर किडनी यांग की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। किडनी यांग हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को हीट देती है। तो उसके कारण हमारे नीचे के पार्ट में, खासकर पैरों के टखनों में, जहां पर हम पायल पहनते हैं ना, उस जगह जहाँ पे लेडीज पायल पहनती हैं उस जगह पर स्वेलिंग आ जाती है। तो किडनी में पानी निकालने की ताकत नहीं रहती है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं K3, K7, UB23, UB47, GB4, CB4, CB6। ये हमें टोन करने हैं। ये हाइपोथायराइड के भी बहुत अच्छे पॉइंट है। तो हाइपोथायराइड में भी हम इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसमें UB23, UB47, GB4 ये एक ही लाइन में आते हैं, हम जानते हैं हमारे यांग साइड में, पाम में एक ही बिल्कुल पास पास आते हैं ये सारे पॉइंट। फिर आप है चौथा के पॉइंट तीन है के स्प्लीन। तीन के साथ भी एक ही तरह है। K3, 6 और 7 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही पॉइंट है, समझ लीजिए। K3 माने होता ऑर्गन सोर्स पॉइंट, K6 को भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट माना गया है, कुछ विद्वानों ने माना है। और K7 जो है मदर पॉइंट होता है। तो किडनी का मदर पॉइंट है, इसलिए मदर पॉइंट का रोल उसी तरह सही है जैसा कि आपका किडनी 3 का पॉइंट। तो K3, 6, 7 तो हमेशा एक मानिए। UB23, 47 को एक उसमें मानिए। GB4 तीनों एक में होते हैं। और CV4 और 6 बहुत ही एनर्जी के, वो सारे उसमें बोलते हैं ना कि सारे खुले दरवाजे के लिए है CV4। और 6 जो है आपका ऊर्जा का सागर है। यानी कभी एनर्जी की प्रॉब्लम हो तो हमेशा CV6 को हम लोग टोन जरूर करते हैं। ठीक है जी सर, जी। थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट है हमारा स्प्लीन, लंग्स और किडनी। अगर तीनों की ही डेफिशिएंसी हो गई और स्वेलिंग आई है तो हम फिर देखेंगे कि A, B, C मतलब हमें कौन सा पहले देना है। इस तरह से हम चूज करके और आवश्यकता अनुसार बिंदु चुन के हम प्रोटोकॉल देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग बलगम। अगर बलगम बनने लग जाए तो बलगम अगर बहुत बहुत दिनों तक फ्लूइड इकट्ठा रह जाता है, मतलब अगर कुछ दिन फ्लूइड इकट्ठा रहेगा तो स्वेलिंग आ जाएगी। बहुत दिनों तक वो रहता गया, निकला नहीं है, तो वो बलगम बनने लग जाएगा। मेनली स्प्लीन के कारण बलगम बनता है। स्प्लीन सबसे ज्यादा बलगम बनाती है। 70% बलगम हमारा स्प्लीन बनाती है। तो स्प्लीन डेफिशिएंसी के कारण बलगम बनता है। अब स्प्लीन शारीरिक द्रव्यों का रूपांतरण और स्थानांतरण नहीं कर पाती है, वो डेफिशिएंट हो गई तो वो बलगम बन जाता है। लंग्स और किडनी भी बलगम बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन किडनी सबसे ज्यादा 70% हमारी किडनी करती है। लंग्स अगर शारीरिक द्रव्यों को नीचे की ओर प्रवाहित नहीं करते हैं तो लंग्स में बलगम बन जाता है। और किडनी अगर बाहर नहीं निकालती, किडनी हम जानते हैं बाहर निकालती, किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है तो ये वहां पर इकट्ठे होके बलगम बन जाएगा। बलगम दो प्रकार का होता है, एक तो दिखता है और एक नहीं दिखता है, बलगम विदाउट फॉर्म। तो ये क्रमानुसार होते हैं। सबसे पहले बलगम बनाने के लिए सबसे पहले स्प्लीन जिम्मेदार होती है, फिर लंग्स और फिर किडनी होती है। ये हमें सर ने बताया था। अब नेक्स्ट है बलगम हैविंग ए फॉर्म, जो दिखता है, बलगम जो कि दिखता है। ये वह बलगम होता है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे फेफड़ों से हम खांसते हैं, फेफड़ों से निकलने वाला बलगम खांसी आने पे हम थूक के निकालते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लंग्स इसमें इफेक्टिव होते हैं। और ये 3 तरह का होता है, सफेद बलगम होता है, पीला या हरा बलगम होता है, और एक पानी की तरह से बिल्कुल पतला होता है, जैसे झाग झाग से आते हैं, फोम से आते हैं। तो ये 3 तरह का बलगम होता है। अब सफेद बलगम जो होता है वो हमारा स्प्लीन की डेफिशिएंसी या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के कारण, जब बॉडी फ्लूइड्स और हम घी तेल चिकनाई बहुत ज्यादा लेने लगते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा घी तेल चिकनाई लेने के कारण भोजन हमारा रूपांतरण स्थानांतरण उसका रुक जाता है, फ्लो नहीं हो पाता है, तो बलगम का रूप ले लेता है। और बलगम लंग्स में रुक जाता है तो रोगी को हम जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम सोते हैं कि जिसको खांसी होती है वो लेट के सोता है तो उसको बहुत ज्यादा
खांसी हो, लेट के नहीं सो पाता, पीठ के बल सो नहीं पाता है और बहुत ज्यादा खांसी आती है उसको, खांसी के साथ ढेर सारा बलगम निकलता है व्हाइट कलर का, तो इसको व्हाइट बलगम एक्यूमुलेशन इन लंग्स कहते हैं। ये एक्यूट कंडीशन होती है। तो इसके लिए हम P6 इसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें हम CV12 और UB20 यूरिनरी ब्लैडर 20 इनको तो हम टोन करेंगे। बाकी जो पॉइंट है P6, LU1, LU5, LU7, ST40, CV9, CV17, CV22 और UB13 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। ये दो पॉइंट CV12 और CV20 इसमें टोन होंगे। इसमें हमें सर ने भी लिखा रखा है, अगर बहुत ज्यादा सीवियर किसी को फीवर और पेन हो जाए तो LMM और RMM पे हमें सर ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक देंगे 0, 1, 3, 6, 8 टोन, 2, 4, 5, 7, 9 सेडेट। ये सर्जिकल स्ट्राइक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फीवर और पेन के लिए, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पीला या हरा बलगम। अगर चिकनाई युक्त, बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त खाना खाया और बहुत गर्म तासीर का, यानी गर्म तासीर यानी कि बहुत ज्यादा मसालों वाला, तेज मसाले वाला भोजन खाया हमने, या किसी को स्मोकिंग की, धूम्रपान की बहुत आदत है, तो फेफड़ों में, हमारे लंग्स में जो होता है पीले या हरे रंग का बलगम इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन होती है। जो सफेद बलगम होता है वो एक्यूट होता है, अगर पीला बन जाता है वो, तो ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। तो इसमें बहुत स्मेल भी आने लगती है, जैसे कुत्ता खांसी बोलते हैं, एकदम से जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह से खांसी की आवाज आती है, और अस्थमा भी इसमें हो सकता है। तो इसके लिए हम CV12 को टोन करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, LU1, LU5, LU7, LU10, LI11, UB13 और ST40 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। और CV12 स्टमक का फ्रंट चू पॉइंट है, तो इसे हम टोन करेंगे, CV12 को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा पानी के जैसा झागदार। अगर पानी के जैसा फोम वाला झागदार पतला सा बलगम बन रहा है, तो यह और भी ज्यादा क्रॉनिक हो गया। इससे पता चलता है शरीर में वीकनेस आ गई है, स्प्लीन यांग की भी कमी हो गई है और लंग्स यांग की भी डेफिशिएंसी हो गई है। ये ज्यादातर ये बुजुर्ग लोगों को होती है। इसमें रोगी को ठंड लगती है, ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसमें हम सारे पॉइंट्स को, क्रॉनिक है तो सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इसमें LU5, LU9, ST36, ST40, CV9, CV12, CV17, UB13 और UB37 ये सारे पॉइंट्स इसमें टोन होंगे। अब है नेक्स्ट हमारा बलगम विदाउट अ फॉर्म, जो कि दिखता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है। ये शरीर में अलग अलग 6 जगह पर, ये अलग अलग स्थानों पर मिलता है। जैसे कि चर्म के नीचे गांठों के रूप में, हमारे स्किन के नीचे गांठें बन जाती हैं, मेरिडियन में नंबनेस आ जाती है, सुन्नपन आ जाता है, हार्ट में स्टेसिस हो जाता है, रुकावट हो जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, और हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो इसके लिए हम मिल सकता है। तो इसका सबसे पहला है, चर्म के नीचे, हमारे स्किन के नीचे गांठें बन जाती हैं। ये न दिखाई देने वाला बलगम अगर स्किन के नीचे एकत्रित हो जाता है, तो ये क्या क्या इसमें जो जो प्रॉब्लम आती है, एक तो गांठें बन जाती हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग, लसिका ग्रंथियों की स्वेलिंग हो जाती है, और थायराइड की स्वेलिंग हो जाती है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, लिपोमास हो जाते हैं, चर्बी की गांठ स्किन के अंदर बन जाती है, ये स्वेलिंग ऑफ नर्व गैंग्लियन, स्नायु तंत्रिका उपकेंद्र की सूजन, गुच्छे में सूजन आ जाती है, गुच्छे होते हैं उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। तो इन गांठों का उपचार गांठों के स्थान और प्रकार को देख के हम कर सकते हैं। इसकी हम डॉक्टर वाल ने जैसे देखा फाइब्रोइड डिजनरेशन और फैट डिजनरेशन, जो कि हम सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, तो उस मेरिडियन पर अगर हम करेंगे तो उसका इलाज बहुत अच्छा हमें मिलता है। तो टटाइट 3, 4, 5 में हमें मिल जाता है। अगर यूट्रस की गांठ होती है तो इसका इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, LU7 को हम राइट में और K6 को हम लेफ्ट में स्टार मैग्नेट बांध देंगे या दाना मेरी लगाकर हम उपचार करेंगे। फिर है नेक्स्ट है हमारा मेरिडियंस में नंबनेस, अगर सुन्नपन आ उसमें जाए। आप इस वाले में बता दीजिए कि वो नॉर्मली जो है ये फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन ना, तो उस पर जी जरूर सर। हम लोग जरूर उसमें करेंगे, उसमें जरूर जी सर। करेंगे कि अब टेटाइस 3 लोग पढ़ेंगे जब, तो टेटाइस 3 में जरूर करेंगे। अभी तो इन्होंने कर दिया LU7 राइट और K6। यूट्रस जी जो सर। है फीमेल के लिए है, तो LU7 राइट है, K6 लेफ्ट है। ठीक है, स्टार जी सर। मैग्नेट लगा दीजिए, तो भी ये उपचार है उसका। और चलिए, ये उपचार है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का। तो जी सर। यूट्रस के लिए जिम्मेदार है किडनी, लीवर और कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। ठीक है, तो इसलिए जी जो है सर। LU7 कर दिया। लेकिन आप तब भी फाइब्रॉइड वाले में करिए, उसमें कुछ नहीं है। फिब
1B और फिब 1 दो का सिडेशन है, सिंपल। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारा मेरिडियन में अगर नंबरनेस आ गई है, मेरिडियन में शून्यपन आ गया है, न दिखाई देने वाला बलगम अगर मेरिडियंस में इकट्ठा हो जाता है मान लीजिए, तो नंबरनेस शून्यपन आ जाएगा। तो ये बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होता है। विंड स्ट्रोक, अगर विंड का हवा का विंड स्ट्रोक लग जाता है तो ये नंबरनेस के रूप में प्रकट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि नंबरनेस इन हैंड्स, अगर हाथों में नंबरनेस आती है तो हम Li9, Lu11, Li1, H9, Si2 और UB11 नंबरनेस है तो हम इन पॉइंट्स को, सब पॉइंट्स को टोन करेंगे। फिर नंबरनेस ऑफ फिंगर, अगर उंगलियों में नंबरनेस आती है, ये तो हैंड में हमारे हाथों में है, और अगर उंगलियों में आती है तो SI3, Li3 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है EX27, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नंबरनेस ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म में अगर आती है तो हम Lu11, HT33, H3, H8, H9, Li9 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नंबरनेस ऑफ एल्बो, एल्बो के लिए सिंगल पॉइंट है Li12, इस पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर नंबरनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटीज में Li4, Li11, H3, TW5 और P6, इन सारे पॉइंट्स को हम, सर इसमें मैंने शेडेड कर रखा है, ये अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी को शेडेड कर रखा है, ये ठीक है क्या सर? सिडेशन सर हाँ, मैंने शायद मैम ने पढ़ाया था, सुषमा मैम ने, तो शेडेशन कर रखा है सर मैंने इसमें। तो बाकी वैसे नंबरनेस, नमने से तो एनर्जी अभी नहीं जा रही ना यहाँ पर, तो ऐसा बहुत हाँ तो सर, सिडेशन तो सर नहीं ये, होगा, सिडेशन नहीं सर होगा। होना तो, सर टोन हाँ, होना चाहिए ना। इसमें सिडेशन नहीं होगा। अगर आप एक बार एक ऐसा टोनिफिकेशन करिए, आपको लगे जी थोड़ा सर, सा मान लीजिए कहीं फिर बढ़ी हुई है, तो आप मेथी लगा लीजिए। तो मेथी और टोनिफिकेशन लो नोट ये बता दीजिए, सिडेशन नहीं ठीक है होगा, सर, क्योंकि अभी ठीक है तो सर, नमनेस माने अभी वहां एनर्जी जी जा ही सर, नहीं रही। तो सारे ये हाँ सब थैंक यू भले सर, Li4 सिडेशन का पॉइंट हो, लेकिन नॉर्मली तो ना कि आप कोई भी पॉइंट करें, ठीक, जी सर, टोनिफिकेशन थैंक है। यू सर। जी। नेक्स्ट है हमारा नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर हम्म, एक्सट्रीमिटीज में होती है तो GB34 और GB39, ये हमारा GB34 GB39 हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है दोनों। SP6 SP9 हमारे SP6 हमारा ब्लड का पॉइंट है, तो इन सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। अब देखिए नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज में GB34 39 दिया हुआ, 39 एक और के लिए यूज होता है, हमारे बोन मैरो के लिए। हाँ सर, तो जी इसलिए सर, जो है उसमें एनर्जी दे रहे हैं, कहीं मतलब कहीं आपका सेल्स का कहीं फॉर्मेशन है वो भी कर रहे हैं। तो GB34 33 दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट नोट कर लीजिएगा। नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए GB33 34 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 भी बगल में बहुत बढ़िया पॉइंट है, 33 34 दोनों बहुत बढ़िया अच्छे पॉइंट है, 39 तो हो ही गया। और SP6 जी सर, नीचे के लिए, SP6 और SP9 बहुत अच्छे पॉइंट है, SP6 और SP9 दोनों। SP6 तो मीटिंग पॉइंट है और SP9 वाटर पॉइंट टाइप को माना जाता है, ठीक है। चलिए। जी सर, थैंक यू सर। अब है न्यूराइटिस, न्यूराइटिस एक न्यूरो की प्रॉब्लम है, स्नायु में झंझनाहट और सुन्नपन आ जाता है। तो वो अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में है तो Li4, Li11, Li15 और TW5 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नहीं, इनको फिर सेडेट करिए, इनको इनको सेलेक्ट सेडेट, करेंगे, जी प्रैक्टिस सर, आई इनको ना, सेलेक्ट, हाँ इनको जी सेलेक्ट सर, करिए। इनको जी। सेलेक्ट, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर न्यूराइटिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए GB30, GB34, GB39, SP6 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी जैसा कि सर ने बताया, GB34 और GB39 ये दोनों हमारे पॉइंट, GB39 हमारा बोन मैरो का आ गया और GB34 हमारा टेंडन्स का आ गया। तो ये हमारा इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट देखिए करेंगे। ये सब, इसको एक तरह से और दृष्टि देखिए, ये सारे पॉइंट आपको नॉर्मली देखिएगा, ये सारे पॉइंट आपको पैरों के, देखिए GB30 34 तो ऊपर ऊपर हो सकता आ जाए, लेकिन आपको इसके अलावा अभी दो तीन पॉइंट देखेंगे, ST UB54 UB51 50, ये सब पॉइंट उसी के लोअर एक्सट्रीमिटीज के उसमें थाई से नीचे पॉइंट है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और SP6 पैरों का है, पैरों में तो SP6 कहीं भी कोई होगी तो उसको करू करेंगे, ये डिस्टल पॉइंट है, लोअर के लिए ये हमेशा के लिए डिस्टल डिस्टल पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, इसलिए इसका बहुत यूज होता है, ठीक। थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारा हार्ट में रुकावट, अगर हार्ट में रुकावट होती है, स्टेसिस होता है, तो न दिखाई देने वाला बलगम, जो दिखाई नहीं देता है, वो अगर हार्ट में आ जाता है तो वो
हार्ट के जो गेट्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो रोगी का ब्रेन, अब हार्ट इफेक्टिव होगा तो ब्रेन भी इफेक्टिव हो जाएगा और मैनिक डिप्रेशन हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया जो नहीं है, सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है जो नहीं है वो भी दिखने लग जाता है। कई बार मैनिक डिप्रेशन इस तरह से हो जाता है कि जो कुछ नहीं है वो भी हमें दिखने लग जाता है। और एपिलेप्सी, ये हम्म, मानसिक रोग हो जाते हैं। उसमें फिर उसमें हम बोलता उसमें ये बोलता है, उसको लगता है कि कोई एक व्यक्ति है, अपनी आवाज में कोई आदेश दे रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग आदमी है, लेकिन वो आवाज देता है कि तुम ये काम कर दो। ये बहुत जगह होता है। ये अभी हम लोग अपने आश्रम में हम लोग देते थे एक यंग लड़की, और वो कहती है कि वो आता है रात में और ये बोलता है कि तुम चाकू मारो अपने को, तो वो चाकू ओ, मारती थी। अच्छा। हाँ, सिजोफ्रेनिया है। वो एक्चुअली चाकू मारती थी, बोलते तो वो मानता ही नहीं, वो कहता कि मार। तो हम लोगों ने उसको कहा कि तुम उसको डांटो, और जब आए अगली बार तो पॉइंट लगाए हम लोगों ने, यही इसके अरे मेथी हम लोग यूज कर रहे थे, तो पैरों में हम लोगों ने टो नंबर 5-6 में हम लोगों ने मेथी लगाया उसको, और ये नींद बूंद के बीच दिए अपने 5, इसमें कलर कलर भी दिए, और फिगर 5 मिडिल फिंगर में दिए हम लोगों ने कलर। और धीरे धीरे हम लोगों ने उसको कहा कि तुम उसको बोलो कि तुमको मारे नहीं, और तुम बोलो कि हम नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो तुम जब बात नहीं मानोगी तो तुम बनवा नहीं पाएगा। धीरे धीरे काफी ठीक हो गई, अब नहीं मारती चाकू। हाँ, ये हाँ जी सर, बहुत बहुत खतरनाक, अच्छी बात है सर। हाँ, खतरनाक बीमारी है ये। इसके बगल जी में सर। कोई लेटा हुआ हो तो उसको भी मर्डर कर सकती ओ, अच्छा अच्छा। है। थोड़े गंभीर है जी। इसके लिए हम जो पॉइंट्स हैं, ये हम इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं उसमें CV12, UB20 और GB20, गवर्निंग वेसल 20, इनको टोन करेंगे। बाकी सारे पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे P5, P7, H7, H8, H9, ये हम सेलेक्ट करेंगे। CV12 को टोन करेंगे। CV15, UB15, लिवर 2, लिवर 3, SP6, ST40, ये हम सेलेक्ट करेंगे। GB20 को हम टोन करेंगे। GB24, जी गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 15, ये हम सारे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो CV12, UB20 और GB20 को छोड़ के सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। अब अगर गॉल ब्लैडर में अगर बलगम इकट्ठा हो जाता है तो वो स्टोन के रूप में हो जाता है, न दिखाई देने वाला। अगर बहुत लंबे समय तक गॉल ब्लैडर में अगर अवरुद्ध हो जाए तो वो हमें उसके साथ क्या होता है, गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी, अगर हीट भी बढ़ रही है और बलगम भी इकट्ठा हो रहा है तो वो पथरी बन जाएगी। तो उसके लिए हम ये जॉन्डिस का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हम इसे नोट कर सकते हैं। जॉन्डिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। GB24, GB34, लिवर 14, CB12, GB9, UB18, UB19, UB20, TW6, LI11, ये सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक डेनेक्जू, ये स्पेशल पॉइंट है, हाँ, स्पेशल पॉइंट पर। ये स्पेशल पॉइंट है। अब किडनी में स्टोन अगर न दिखाई देने वाला, ये तो न दिखाई देने वाला गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो गया था। किडनी में अगर दिखाई देता है, जो बहुत लंबी अवधि तक का अगर अवरुद्ध हो जाए और किडनी में गर्मी भी बढ़ जाती है तो यह बलगम पथरी बन जाता है, स्टोन बन जाता है। तो उसके लिए हम K3 के SP6, UB23, UB47, GB25, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर वॉल के K2 और K2A और K3, इन सारे पॉइंट्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे। ये हम डॉक्टर वॉल वाली बुक में आगे और पढ़ेंगे। फिर ये जोड़ों में डिफॉर्मिटी, जोड़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, हाथ पैर टखने टखने फिंगर्स टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसमें न दिखाई देने वाला बलगम अगर हड्डियों के हमारे बोन्स के जॉइंट्स में अगर एकत्रित बहुत लंबे टाइम तक एकत्रित हो जाता है तो रूमेटाइड अर्थराइटिस होती है, बहुत बुरी बीमारी होती है और डिफॉर्मिटी होने लग जाती है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए रिमेटाइड, सबसे पहले तो हम रिमेटाइड अर्थराइटिस का हम इसमें पेन रिड्यूस करेंगे कि पेन बहुत ज्यादा होता है। जब हमने रूट एंड फ्रूट पढ़ा था तो हमने पहले कई बार देखा था, उसमें हमने देखा था कि पहले कई बार हम रूट का करते हैं, कई बार फ्रूट का करते हैं, लेकिन इसमें हमें पहले फ्रूट का करना पड़ेगा क्योंकि जो पेशेंट आएगा उसको पेन बहुत ज्यादा होगा। तो उसका फ्रूट का ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले पेन दूर करने के लिए LI11 और ST36 को हम सबसे पहले सेडेट करेंगे और फिर हम उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो इसका रूमेटाइड अर्थराइटिस का स्पेशल ट्रीटमेंट है UB58 को हम सेलेक्ट करेंगे। और रिस्ट अब अलग अलग है, इसमें रिस्ट और दूसरे जॉइंट्स को खोलने के लिए ग्रुप 1 है GB14 और UB11, इनको सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ग्रुप है
K6, SP6, GB39, TW6 और GB34, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप 1 पर ट्रीटमेंट सुबह के टाइम और ग्रुप 2 पे ट्रीटमेंट शाम के टाइम। इसमें हम ये कर सकते हैं, ग्रुप 1 पे सुबह के टाइम ग्रुप 1 पे दे दें और ग्रुप 2 पे हम शाम के टाइम 1 सप्ताह तक ट्रीटमेंट देंगे। और एक पॉइंट इसमें स्पेशल पॉइंट है UB58 कि हम दोनों में इंक्लूड करके UB58 को सेलेक्ट करेंगे। अब है डिजीज कॉज्ड बाय फलगम विद अदर पैथोजेनिक फैक्टर। दूसरे पैथोजेनिक फैक्टर अगर अटैक करते हैं तो भी बलगम बन जाता है। तो उसके कारण जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है? फलगम और विंड। अगर विंड आ गई फलगम के साथ में तो वो लकवा पैरालिसिस हो सकता है। फलगम और हीट मिल गई तो फेफड़े और अमाशय में पीले रंग का चिपचिपा सा बलगम बन जाता है। अगर हीट मिल गई उसमें तो चिपचिपा सा पीले रंग का बलगम बन जाएगा। कोल्ड मिल गया तो सफेद रंग का, इसमें हम जानते हैं कोल्ड के बनता है तो हमारे लंग्स में और स्टमक में सफेद रंग का बलगम बन जाएगा। फलगम और ह्यूमिडिटी का मतलब हमेशा इन्फेक्शन होता है। तो फलगम के साथ ह्यूमिडिटी मिल गई तो लंग्स में बहुत ज्यादा सफेद पानी सा बलगम बनने लग जाएगा। फलगम और की अगर मिल गई तो फिर वो गले में अवरुद्ध हो जाएगा, हमारा गला चौक हो जाएगा। फलगम और वाटर अगर मिल गया तो पतला पानी सा बलगम बनेगा। यह पानी सा बलगम 4 प्रकार का होता है। पतला पानी सा बलगम या तो स्टमक और इंटेस्टाइन में हो सकता है। पतला पानी सा बलगम ऊपरी तरह के हाइपोकॉन्ड्रिया, ऊपर तरह का जो पेट होता है वहां पर इकट्ठा हो जाता है और वहां पे दर्द होने लग जाता है। अब पतला पानी सा बलगम अगर हाथ पैरों में इकट्ठा हो गया तो वहां पे हाथ पैरों में भारीपन लगने लग जाता है। डायफ्राम के ऊपरी भाग में पतला पानी सा बलगम हो जाना, अगर डायफ्राम के ऊपर के भाग में भी पतला सा बलगम इकट्ठा हो सकता है। बलगम का प्रकार और स्थान को देखकर उपचार के हम प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। बलगम के लिए हम जनरली लंग्स की का ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम स्प्लीन की का भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमें बलगम में और ST40 बलगम को बनने के रोकने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, तो हम वो पॉइंट भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लंग्स की का स्प्लीन की का ट्रीटमेंट लेंगे। तो इस तरह से हमारा आज ये फ्लूइड्स का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। ओके बहुत सर। बढ़िया। ST40 देखिए, ST40 बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्लास रहा, ST40 मैम बहुत अच्छा क्लास रहा। हाँ बहुत बढ़िया। और थैंक यू सर। ST श्रीधर बासोपिया आपने ज्वाइन किया लेट लेकिन आपने सुन लिया। बबली सिंह आपने सुना। बबली सिंह हमारे ज्वाइन किए हुए हमारे समवाई फाउंडेशन की एक बहुत सीडी बढ़िया मेंबर पढ़ाया। हैं, उनका स्वागत है। शीतल बासुपिया जी का स्वागत है, हमारे सेमेस्टर की समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे जो है सेमेस्टर 2 और 1 दोनों के स्टूडेंट हैं। सुधा पाठक जी हमारे समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, तो उनका स्वागत है। तो सब लोग जो है ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए बलगम के लिए 3 फैक्टर बताए मैडम ने। नंबर 1 स्प्लीन 75%, नंबर 2 लंग्स 10-15% और 10% बचा 10% वो किडनी, तीनों जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए न हो, अगर आपको शुरुआत में लगे कि कहीं बलगम माने कहीं आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कहीं नोड़ा दिखाई दे रहा है, तो यही तीनों का टोन कर दीजिए। K3 और बोलिए, आप लोग बोलिए K3, 3 को टोन करना है, किडनी, लंग्स और स्प्लीन को। तो SP3 हाँ, और तीनों को, लंग्स के LV9 को और K3, ये तीनों के हमने तो खुद अब बता रहे हैं कि हम 8 महीने 9 महीने परेशान रहे, यहीं पर हाथ में हो गया था। प्रोफेसर राम कुमार शर्मा सर को दिखाए तो उन्होंने कहा ये लगाओ वो लगाओ, ये कहो, इस वाले पर 012 लगाने के लिए कहा। 012 लगाए, बहुत दिनों तक कुछ नहीं हुआ। 012 यहाँ 0 YNM 012 और 012। अब किस मेरिडियन में जा रहा है, उस मेरिडियन में 012 सेलेक्ट कर लीजिए। तो 012 को कर रहे थे, किस मेरिडियन में जा रहा है यहाँ पर, उस मेरिडियन की 012 पे कर रहे थे। बहुत दिनों तक किया, कुछ नहीं हुआ। कभी हम लोग इसी में लगाते थे कि ट्रिपल वार्मर पे लगा रहे हैं, कभी इस वाली मेरिडियन पे लगा रहे हैं कि ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन है, कभी एंटी मेरिडियन की। अब वो एंटी मेरिडियन बगल में आ रही तो कहाँ पर जा रही है, करते करते कुछ नहीं हुआ।
एक दिन हमने ऐसे मतलब मैं सोचा मैंने कि वर्चुअली अगर ये बलगम है तो सॉफ्ट नोड है, सॉफ्ट नोड माने बलगम। तो बता रहा हूँ दिमाग ऐसे जा रहा था, हम लोग को तुरंत ध्यान देना पड़ता है। अब उसमें हुआ कि जब बलगम है, अगर ये सॉफ्ट नोड है तो बलगम है, अभी हार्ड नहीं बना हुआ है तो अभी बलगम के रूप में है। तो यानी बलगम ही फॉर्मेशन हो रहा है और वो पिचक रहा था, वो आगे बढ़ जा रहा था। तो हम और सब तो करते थे, ये AR2 वगैरह सब रिंग कर रहे थे, सारे रिंग करते थे, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो रहा था। फिर वही हमने शुरू किया, sp3, K3, LU9, तीनों को मैंने टोन करना शुरू कर दिया। 10-15 दिन बाद हमने देखा कि वो कम होने लगा, 1 महीने में वो गायब हो गया। जब 1 महीने में गायब हो गया तो हमने बाद में आके निरंजन को दिखाया कि निरंजन भी लगाते थे, ये पॉइंट वो पॉइंट दुनिया भर का हम लोग उसमें HB1 HB2 से तमाम करते थे, और ये वाला ये रीजनल डायग्नोसिस, और उसके बेसिस पर यहाँ ये आएगा, इस वाले पे आएगा, सब करते करते, और इस पर वो थंब और मतलब बता तो रहे, वहां गए थे प्रयागराज तो प्रोफेसर राम कुमार साहब बोले ये क्या हो गया, हमने कहा सर ये हो गया देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये लगा लीजिए, फिर ये मेरिडियन पे 012 ये सिलेक्ट कर दी, करते करते कुछ मिलाकर के लगभग साल भर से ऊपर हो गया था। हम तब परेशानी होने लगी थी कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। तब जाकर के वो बाय द वे 1 महीने फिर मैंने निरंजन को दिखाया, निरंजन देखो, तो बोले तो कुछ नहीं है, खत्म हो गया। हमने कहा हाँ खत्म हो गया। बोले क्या किया ट्रीटमेंट? हमने कहा सिंपल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं किया, सब तीनों को टोन कर दिया। तो उनकी एनर्जी, हमने कहा कि एनर्जी उसकी कहीं कमजोर है जिसकी वजह से बलगम बन रहा, तो उनको टोन कर दिया, अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सी चीजें जानते रहते हैं लेकिन सोचते हैं कि छोटी चीजें कहाँ, बड़ी चीजों की भागते हैं। बलगम अब बड़ी छोटी चीज है कि फॉर्मेशन, जैसे ST40 बलगम निकालना हो तो ये लगा दीजिए, बलगम फॉर्मेशन ही ना करो तो आप वो वाला पॉइंट लगाइए फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन फंक्शन अगर सबका ठीक रहेगा तो मूवमेंट करता रहेगा, एनर्जी मूव करेगी। इसी तरह मतलब हम लोग अपने प्रैक्टिस पर ही 2 बार थायराइड ठीक किया, TSH। एक बार हाँ बिल्कुल नए थे, बस ज्वाइन किया था हमने, और थायराइड डॉक्टर ने बोला कि थायराइड हो गया। मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, अपने से अनुभव किया कि उन्होंने कहा थायराइड हो गया। हमने कहा सर क्या हुआ है? तो बोले TSH बढ़ा है, 6 दशमलव कुछ बोले थे, कुछ बोले। तो हमने कहा अच्छा, बोले थायरोनॉर्म ले लो। तो वो 25 mg की दवा लेने लगे। तो हमने 10-15 दिन लिया उसको। अब वो बोले कि तू तब हमेशा लेनी है। हमने कहा ये तो अच्छा हो गया, तो लगातार खाना ही पड़ेगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव। गए थे वहां, 6 दिन की हम लोग ट्रेनिंग होती थी, तो हमने ज्वाइन कर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन करके वहां से जब 6 दिन बाद लौटे तो तब एनर्जी वाला बहुत अधिक नहीं मालूम था, तो हमने कहा मैग्नेट नहीं लगाएंगे भी, क्यों पीला, और पहले पीला और सफेद पर ही इतनी बहस होती थी, अंदर वाला कौन है बाहर वाला कौन है। अब ये इस पर कंफ्यूजन हो गया। तो मैंने कहा कि भाई हमको केवल ये देखना कि कपड़े हमारे दिखते क्या है, कलर, अंदर कलर क्या है, ये क्या है, बाहर क्या दिखता है। तो वहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमने कहा भाई ये सब नहीं पढ़ेंगे, बाहर क्या दिखता है इसकी बात करेंगे। तो वहां से हमने भी अपने को रोका, नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि टोन कर। तो हमने पहले सेमेस्टर में कोई मैग्नेट का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मेथी मालूम था। तो हमने दोनों फिंगर नंबर 9 दोनों ज्वाइंट में, नीचे वाले जो पूरे ज्वाइंट नहीं बल्कि फैलेंक्स में, दोनों फैलेंक्स में हमने मेथी लगाना शुरू किया, यानी थायराइड और पिट्यूटरी का ट्रीटमेंट। क्योंकि जब आपको TSH की बात हो तो पिट्यूटरी का ट्रीटमेंट करना है आपको, तो हमने वो ट्रीटमेंट शुरू किया। अब उसमें जो है ये 1-2 महीने किया, तो जब 2-3 महीने बाद हमने करके दिखाया, हमने कहा डॉक्टर साहब से गए दिखाने, तो हमने कहा डॉक्टर साहब बहुत दिनों से आपने टेस्ट नहीं कराया, कितना थायरोनॉर्म खाएंगे? तो कहाँ करा लेते हैं टेस्ट। तो जब टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, थायरोनॉर्म बंद कर दीजिए। तो हम तो बंद किए ही थे, हमने बस 15-20 दिन खाया, बस हम उसको बंद कर दिया था।
तो उसके बाद हमने कहा बंद कर दीजिए, अब मत खाइए। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद एक अगले साल कमी हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जो है वो आपका TSH थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो बहुत दिनों से TSH नहीं हुआ, तो हमने कर लीजिए। तो थायराइड का टेस्ट किया तो TSH बोले बढ़ा हुआ है, अब तो थायराइड फिर थायरोनाम शुरू कर दीजिए। तो हमने कहा आपकी बार हमने खाना ही नहीं खाया, अब वो रखी हुई थी, हमने कहा उसको रखा हुआ है। यानी एंटीबायोटिक भी 3 दिन से भी नहीं खाता हूँ, चाहे डॉक्टर ने 6 दिन कहा हो तो कुछ भी कहा। कहते हैं कि भाई दवाई अधिक खाने से कोई फायदा नहीं है। फिर उसको अब की बार हमको मालूम हो गया था, तो हम लोग 5 सीडेट 6 7 8 टोन ये मालूम हो गया था, तो अब हम और भी हो गए, बस यही वाला किया 5 सीडेट 6 7 8 टोन। तो 6 7 हमने टोन किया था, 8 नहीं किया था, बाद में 8 भी मालूम हुआ, लेकिन मैंने 6 7 किया था, 5 सीडेट 6 7 टोन। और हमने कहा यही शुरू करेंगे। फिर 2-3 महीने जब लगा, बीच बीच लगा लेते थे, कोई ऐसा नहीं था रेगुलर थे। लेकिन उसके बाद जब हम एक दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बहुत दिनों से हमने थायराइड का टेस्ट ही नहीं कराया, अब कब तक खाते रहेंगे? बोले हाँ हाँ करा लेते हैं। तो फिर कराया, उनका बंद कर दीजिए, तो हमने बंद कर दिया। तो मतलब फिर जल्दी उसका टेस्ट कराता नहीं, क्योंकि एक बार पकड़ गए, उन्होंने कहा कि आपकी थायरोनाम चल रही है। हमने कहा नहीं आपने बंद करा दी। बोले मैंने बंद नहीं किया था। हमने कहा सर आपने बंद किया हुआ है, आपको भूल रहा है, आपने बंद किया हुआ है। तो बोले नहीं तो था, हम तो ऑलरेडी खाते नहीं दवा। तो नॉर्मली बता रहा हूं कि हमारा अनुभव अपना शरीर के, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थ्योरी गलत है, थ्योरी सब सही है, पॉइंट सब सही है, लेकिन इन पॉइंट्स का एप्लीकेशन बॉडी टू बॉडी डिफरेंट हो सकता है। आपके लिए कोई पॉइंट बहुत मुफीद हो सकता है, बहुत पावरफुल हो सकता है, तो उन पावरफुल पॉइंट्स को यूज करें। प्लस उसके जो सिस्टम है, सिद्धांत है, जैसे आप अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसका, K6 वो वाला बताया ना मैडम ने, LU7 K6, ये है टिटाइस 6 का कंसेप्शन वेसल। हाँ, ये पावरफुल पॉइंट है। इसको आपको 8 घंटे नहीं लगाना है, इसको 6 घंटे से भी लगाना ही नहीं है। दिस इज मोर पावरफुल पॉइंट और बहुत बैलेंस पॉइंट है। ऊपर टोन, इधर सीडेट, इधर टोन, इधर सीडेट, बहुत बैलेंसिंग पॉइंट है। तो इसको, ये पावरफुल पॉइंट है। क्या है? वेसल है। क्या है? मेरिडियन नहीं है। शीतल बासुपिया मैडम, संजय गवंडे मैडम, बबली सिंह मैडम, सारे लोग सुनिए, ये वेसल है। वेसल माने बड़ी 6-8 ट्रक निकल सकते हैं, और एक छोटी ट्रक है, मेरिडियन है। तो छोटी ट्रक निकलने, एक ट्रक निकली तो मेरिडियन, 10 ट्रक निकल रही है तो हमारे वेसल। तो वेसल का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो एनर्जी बढ़ी हुई है, उसको कम यूज करिए। क्लियर? इसको हमें ध्यान रखिए। ये अभी एक मैडम को हमने बताया, तो उनका हमको मालूम ही नहीं था। ये इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। को हम लोग, क्योंकि हम लोग 42 घंटे के चक्कर में, 2 मिनट, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे और इन शब्दों में याद करेंगे कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ये उसको बंद करते हैं और फिर हम लोग